तो अब आपको यह जानने की जरूरत है कि इस समय वैसे भी पुतिन की जो जान है वो बहुत खतरे में है और उनकी जो टीम है वो उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहती है। और इसीलिए पुतिन ने तब से लेकर अब तक अपना जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो बहुत कम कर दिया, वो जाता ही नहीं है कहीं। जहां पर गए हैं उनमें मध्य एशिया के देश हैं जैसे ईरान, बेलारूस और आर्मेनिया। और पुतिन को इस साल G20 समिट के लिए भारत भी आना है, लेकिन आज के बाद स्थिति बदल जाएगी और अब पुतिन हो सकता है अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है, अपना जो अंतर्राष्ट्रीय उनकी यात्राएं होती हैं, अब हो सकता है, पहले ही उन्होंने बहुत कम कर दी थी, लेकिन हो सकता है अब वो बिल्कुल कम कर दें और रशिया को छोड़कर बाहर बिल्कुल ना जाएं। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर पश्चिमी देश पुतिन के इतने खिलाफ क्यों हैं और क्यों उनकी हत्या की साजिश इस समय रची जा सकती है। पुतिन को वैश्विक राजनीति का सुपर हीरो कहा जाता है, जो जूडो में ब्लैक बेल्ट है, जिन्हें घुड़सवारी करने का शौक है, जो शेर का शिकार करते हैं और स्कूबा डाइविंग से सबको हैरान कर देते हैं। वो एक ऐसी फिल्म के हीरो जैसे दिखते हैं जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी है और उनकी जो तस्वीरें हैं, इस तरह के जो वीडियोस हैं, वो दुनिया भर में चर्चित रहते हैं, लोग दुनिया भर में उन्हें देखते हैं और उन्होंने अपनी एक सुपर हीरो जैसी छवि बनाकर रखी है जो इस समय दुनिया में किसी और नेता की नहीं है। यानी एक बहुत ही रफ और टफ नेता के तौर पर पुतिन दुनिया के सामने आते हैं। वो कभी आपको इस तरह टैंक में बैठे हुए नजर आते हैं, कभी वो जंगल में शिकार करते हुए नजर आते हैं, कभी इस तरह बर्फ से ढके पहाड़ों पर दिखाई देते हैं। तो ये है व्लादिमीर पुतिन आपके लिए। और आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे उनके जीवन में सिर्फ एडवेंचर और जोखिम ही है, लेकिन ये बहुत बड़े नेता भी हैं, ये डिप्लोमेसी भी जानते हैं, ये युद्ध लड़ना भी जानते हैं, ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भाषण देना भी जानते हैं और इतने बड़े देश को भी चला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज अगर पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं तो इसके पीछे उनका वो संघर्ष है जो मौजूदा रशिया की नीतियों में भी आपको साफ दिखता है। और ये नीति है पुतिन इज रशिया एंड रशिया इज पुतिन। यानी आज के समय में पुतिन ही रशिया है और रशिया ही पुतिन है। यानी पूरा की पूरा एक देश सिर्फ एक व्यक्ति पर आधारित है। और इसीलिए अगर पुतिन बीच में से निकल गए, अगर पुतिन की हत्या हो जाती है, पुतिन को अगर कुछ हो जाता है, तो ये पूरा जो देश है जो कि एक व्यक्ति पर खड़ा हुआ है, ये पूरा की पूरा देश लड़खड़ा जाएगा। इस पूरे देश की जो इतनी बड़ी सेना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से है, वो सेना लड़खड़ा जाएगी और इस देश को चलाने वाला कोई बचेगा नहीं। और फिर जैसा कहते हैं कि रशिया जो है वो एक डायरेक्शनलेस देश बन जाएगा और फिर उसे तोड़ना, उसे कमजोर करना, उसे झुकाना दुनिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा, पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी जो कुछ लड़ाई चल रही है ये पुतिन की वजह से चल रही है, पुतिन के कंधों की वजह से चल रही है और पुतिन का जो एक डेयरिंग पर्सनैलिटी है उसकी वजह से चल रही है। पुतिन की उम्र जो है इस समय वो है 70 साल और उनका जन्म 6 अक्टूबर 1952 को सोवियत रूस के लेनिनग्राद शहर में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पुतिन अपने माता पिता के साथ इसी शहर के एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे, यानी एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और उसमें और भी कई परिवार रहते थे। सोचिए इतनी गरीबी में ये पैदा हुए। और उनके पिता सोवियत संघ की खुफिया पुलिस में तब बतौर एक एजेंट काम किया करते थे, यानी कि जो इनके पिता थे वो भी एक सीक्रेट एजेंट थे। और पुतिन पर अपने पिता की कार्यशैली का इस कदर प्रभाव था कि वो बचपन से ही वैश्विक राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेने लगे और वर्ष 1975 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अपने पिता की ही तरह सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है केजीबी को एक एजेंट के तौर पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो केजीबी में एक सीक्रेट एजेंट बन गए। अपने पिता से उन्होंने बहुत प्रेरणा ली। तो दो बातें आपको देखनी है, उनके पिता खुद खुफिया एजेंट थे केजीबी में, रशिया की जो सीक्रेट पुलिस थी, और उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है और उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध भी देखा है। उसके बाद वो खुद भी अपने पिता की तरह बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केजीबी ज्वाइन कर ली। उस समय दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। एक हिस्से को ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरा धड़ा था वेस्टर्न ब्लॉक
जिसका नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास था। इन धड़ों की तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी भी दो धड़ों में बट गया था। एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। आप में से शायद कुछ लोगों ने बर्लिन वॉल के बारे में जरूर सुना होगा। इस दीवार ने बर्लिन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था और यह जगह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच छिड़े शीत युद्ध का, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट था। और पुतिन की बतौर केजीबी एजेंट पहली पोस्टिंग जर्मनी में ही हुई थी, इसी जगह पर। यानी पहली ही लड़ाई में उन्हें एक ऐसे शहर में लाकर जासूसी करनी पड़ी जहां खतरा बहुत ज्यादा था, जो बहुत खतरनाक जगह थी। पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में सोवियत संघ के लिए कई वर्षों तक पश्चिमी देशों की जासूसी की और उस दौरान वो जर्मन भाषा बोलना भी सीख गए। पुतिन अपने इंटरव्यू में कई बार ये बता चुके हैं कि वो सबके सामने अंग्रेजी में बात करने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन वो जर्मन भाषा में माहिर हैं। तो वो अंग्रेजी के बहुत बड़े फैन नहीं हैं। आपने भी देखा होगा जब वो कभी बात करते हैं लोगों से तो ज्यादातर या तो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, वो अंग्रेजी में बात करना पसंद नहीं करते। पुतिन जब ईस्ट जर्मनी में पोस्टेड थे तब उनकी बहादुरी का एक किस्सा आज हम आपको सुनाना चाहते हैं। उनकी बहादुरी का, और जिसको हम कहते हैं कि उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, उसके लिए यह किस्सा बड़ा मशहूर है और इससे आप देख पाएंगे कि उनकी स्मार्टनेस कैसी थी। वर्ष 1989 की यह बात है। ईस्ट जर्मनी में वहां की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और क्योंकि सोवियत संघ ही इस कम्युनिस्ट ब्लॉक का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए लोगों ने सोवियत संघ और केजीबी के खिलाफ भी हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए। इस आंदोलन के बीच ये जो हिंसक भीड़ थी, ये एक दिन बर्लिन में इस भीड़ ने एक दफ्तर को घेर लिया, क्योंकि इस दफ्तर में सोवियत संघ के राजनयिक और कुछ केजीबी एजेंट्स निहत्थे फंसे हुए थे। यानी जहां पर केजीबी के एजेंट्स थे और जहां पर कुछ डिप्लोमेट्स थे, उस जगह को इस हिंसक भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया और यह भीड़ इन तमाम लोगों की हत्या कर देना चाहती थी और ये सारे लोग अंदर निहत्थे थे। और केजीबी के इन एजेंट्स में खुद व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे, जिन्होंने वहां के सोवियत डिफेंस कमांड से मदद की मांग की। तो सोवियत डिफेंस कमांड को उन्होंने फोन किया होगा या संदेश भेजा होगा कि हम फंस गए हैं, हमें तुरंत सैन्य मदद चाहिए, हमें यहां से बचाइए, हमें यहां से निकालिए। लेकिन मॉस्को से इस पर कोई आदेश नहीं आया। इंतजार करते रहे कि अब कोई मदद आएगी, अब कोई आदेश आएगा, अब कुछ होगा, लेकिन मॉस्को से कुछ नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। पुतिन को लगा कि मॉस्को ने हमें यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया है और अब कोई मदद आने वाली नहीं है और अब हम अपने ही बल पर मौजूद हैं, अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कहीं बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। इसके बाद पुतिन ने अपना दिमाग लगाया और एक बहुत बड़ा ब्लफ खेला। वो बाहर आए और उन्होंने बाहर जो हिंसक भीड़ थी उससे कहा कि उनके लोगों के पास, अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं और अगर ये हिंसक भीड़ वहां से वापस नहीं गई तो फिर अंदर बैठे जो लोग हैं वो इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे और मिनटों में वहां पर लाशें बिछ जाएंगी। ऐसा उन्होंने कहा उस हिंसक भीड़ से, जबकि वो जानते थे ना उनके पास कोई हथियार है और ना जो अंदर मौजूद उनके बाकी लोग हैं उनके पास कोई हथियार है। लेकिन उन्होंने एक ब्लफ खेला और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये ब्लफ खेला उन्होंने कि हिंसक भीड़ को विश्वास हो गया कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे जबरदस्त खतरनाक हथियार मौजूद हैं और ये लोग अब कभी भी हथियार चला सकते हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हिंसक भीड़ वहां से चली गई, लेकिन बाद में पता चला कि ना तो पुतिन के पास कोई हथियार था और ना ही उनकी तरह जो दूसरे लोग मौजूद थे, एजेंट्स मौजूद थे उस बिल्डिंग के अंदर, उनके पास कोई हथियार था। ये सारे के सारे लोग निहत्थे थे। अब आप सोचिए, एक निहत्थे पुतिन ने इतनी बड़ी हिंसक भीड़ को, जो उनकी खून की प्यासी थी, एक निहत्थे पुतिन ने बिना किसी हथियार के उस हिंसक भीड़ को डरा दिया और ना सिर्फ डरा दिया बल्कि उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक बार भी किसी को कोई हथियार दिखाए। पुतिन वर्ष 2000 से 2004 और फिर 2004 से 2008 के बीच रशिया के राष्ट्रपति बने। रशिया में यह व्यवस्था थी कि वहां कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन पुतिन 2008 में रशिया के प्रधानमंत्री बने और फिर 2012 में उन्होंने एक नया प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 साल से
6 वर्ष कर दिया और 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनने की शर्तें भी समाप्त कर दी। इससे यह बात पता चलती है कि पुतिन रशिया की राजनीति में अपनी जड़ों को बहुत मजबूत कर चुके हैं और यह काम वो आज से नहीं वर्षों से कर रहे हैं और उनका सपना था अखंड रशिया का, और वो अखंड रशिया बनाने के लिए ही यूक्रेन के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं ताकि वो यूक्रेन को जीत लें और उसको यूक्रेन को रशिया में शामिल कर लें और अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए। और वो ये चाहते थे कि जब तक वो जिंदा रहें तब तक वही रशिया को लीड करते रहें। इसके लिए उन्होंने संविधान भी बदल दिया, देश में व्यवस्थाएं भी बदल दी, कभी प्रधानमंत्री बने, कभी राष्ट्रपति बने, कभी संविधान को बदला, लेकिन सच्चाई ये है कि रशिया को उन्होंने ही लीड किया। और आज भी रशिया की जो स्थिति है वो ये है कि जब तक व्लादिमीर पुतिन जिंदा हैं तब तक वो रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे और रशिया में उन्हें चुनौती देने वाला इस समय कोई नहीं है। और इसीलिए ये बात बहुत खतरनाक हो जाती है कि रशिया में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता है, न सिर्फ रशिया में बल्कि दुनिया में, उसे मारने की साजिश रची गई है, ऐसे आरोप हैं। और अगर पुतिन को कुछ हो जाता है तो इतना बड़ा जो देश है वो लगभग अपने घुटनों पर आ जाएगा और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।